डियर स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर देखा था कि हमने ओम्स लॉ को पढ़ा कि ओम्स लॉ हमारे किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी थी कि V प्रोपोर्शनल टू I एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने एक टर्म यूज करी थी रेजिस्टेंस R। तो वहां हमने उसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, की वो क्या चार्ज के फ्लो के अंदर क्या है रुकावट है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको रेजिस्ट करने वाला जो फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे कि वो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और उसको डिटेल के अंदर आज हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक पाथ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसके पाथ में जो रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा R, वो इसके किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो क्या है, L, एंड अब जो चार्ज एंटर करेगा क्या वो कंडक्टर में यहां से एंटर करेगा, मतलब ये उसका एंटरिंग गेट है जहां से वो एंटर कर रहा है, और यहां से मान लो वो क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो यहां से अगर वो एंटर कर रहा है तो उसके पास आने के लिए जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं सपोज कर लेता हूं, ये जो एरिया है हमारे पास ये कितना है, A, जिसको ये मैंने शेडेड करा है, ये क्या है, A एरिया है इसका। तो अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप से इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि इसकी लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। इसको देखो आप बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि सपोज करो आप स्कूल में जा रहे हो और आपका जो क्लासरूम है वो आप ग्राउंड लेवल पे ही है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, तो आप बड़ी इजीली बड़ी मस्ती से अंदर वहां पे एंटर कर जाते हो और बैग वगैरह रख लेते हो, तो ठीक है, क्लास में जाना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर आपका क्लासरूम 4th या 5th फ्लोर पे है तो आप पहुंचते पहुंचते थक जाते हो, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे ऊपर तक पहुंचना, ठीक है। तो वहां पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इतने ऊपर वाले क्लासरूम में जाने पे। तो जितना लॉन्ग पाथ है उतनी ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, उतने ज्यादा आप थक रहे हो, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी क्या वेस्ट हो रही है। और अगर मान लो सिमिलरली कि अगर हम ये क्या कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को भी उतना ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा। कि अब सपोज करो आपको कोई मोबाइल चार्ज करना है, कि यहाँ पे आपको मोबाइल रखना है और यहाँ पे सॉकेट है जहां पे आप लगा सकते हो, तो आप इतनी सी वायर ही लोगे। और अगर मैं आपको 15-20 मीटर की वायर दे दूं, उसको रैप कर करके राउंड कर करके बहुत लंबी वायर बना दो, तो उस पूरी वायर में से करंट को फ्लो करना पड़ेगा, तो उसका पाथ बेवजह बढ़ता चला जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट को फ्लो करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, और जो दिक्कत होती है वही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। मतलब पाथ जितनी लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है, अब ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ये एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करने में उतनी प्रॉब्लम कम होगी। कि अगर एक सिंपल एग्जांपल हम ले कि मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे एंटर करते हैं, तो उसका जो एंटरिंग गेट है, तो अगर वो बड़ा है तो आप आराम से अंदर एंटर कर जाओगे। और अगर मान लो वो गेट क्या है, छोटा, और बहुत सारे लोग एकदम से एंटर कर रहे हो, तो क्या करोगे, धक्का मुक्की करोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आपस में एक्सीडेंट्स होंगे, आपके भिड़ोगे एक दूसरे से।
तो उसी टाइप से वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो सिमिलरली अगर इसका ये एरिया क्या है, ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो एरिया ज्यादा है, तो प्रॉब्लम कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा। और अगर ये एरिया कम है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज को एंटर करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, तो एरिया बढ़ने से प्रॉब्लम कम होती है, तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो उसका हमें फायदा है, उससे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स को अगर मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे पास कंडक्टर है तो हम कंडक्टर की एक उसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिल्वर दे दिया या कॉपर दे दिया, इस कॉपर को आप सेट करो कि जिससे इसकी रेजिस्टेंस का कम हो, तो आप क्या करोगे, उसकी लेंथ को कम कर दोगे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, जिससे उसके रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास रेजिस्टेंस का, कि अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया अपॉन में आ जाएगा। अब हमें पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो अब यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा रो, रोना नहीं है, रोने के लिए नहीं बोल रहा, रो इसका नेम है, ठीक है, रो एल अपॉन ए। तो ये रो क्या है, अब हम बात करते हैं रो के बारे में। तो रो अभी हम एक बार सिर्फ इसका नेम लिखते हैं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, ये क्या है हमारे पास, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। अब देखें तो अगर हमारे पास रो का फॉर्मूला हमें निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन एल, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को एक नेम और भी दिया जाता है, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है इस रो को, ठीक है। अब देखो आर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे और एरिया पे, बट ये तीसरा कौन आ गया, बिन बुलाया मेहमान, ये कौन है, ये हमारे पास क्या है, उस मटेरियल की नेचर, कि अब देखो अब ये इस पे पहले क्यों नहीं आया, इसको हमने कहीं प्रोपोर्शनल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेंथ जो है वो आप उसकी डायमेंशन को आप चेंज कर सकते हो, उससे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, एरिया आप चेंज कर सकते हो, उससे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। बट अगर मैंने जो आपको मटेरियल दे दिया, वो मटेरियल तो आपके पास अब फिक्स है ना, उसको आप कैसे चेंज करोगे, उसी मटेरियल के लिए हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो ये रेजिस्टिविटी बताती है कि कोई मटेरियल कितना चार्ज फ्लो कर सकता है या कितना वो रेजिस्ट करता है, तो ये है कि वो कितना चार्ज को फ्लो करने देगा। तो ये जिसमें जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा चार्ज को के फ्लो को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर क्या है हमारे पास, महंगा होता है, चांदी, सॉरी सिल्वर, सिल्वर क्या है हमारे पास, सिल्वर क्या है, चांदी है, उसमें करंट का बेस्ट कंडक्टर है, कंडक्टर है तो मतलब उसमें चार्ज बहुत बढ़िया कंडक्ट हो रहा है, चार्ज बहुत अच्छा कंडक्ट हो रहा है, इट मीन उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम है, मतलब वो रेसिस्ट बहुत कम करता है, उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अब हमारे पास है क्या, सिल्वर, बट सिल्वर को हम यूज तो नहीं कर सकते, क्या हम हमारे घर की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं क्या वो चांदी की बनाने लग जाए, नहीं। तो अब हमें कोई ऐसा अल्टरनेट निकालना होता है जो अच्छा भी हो और हमारे पास थोड़ा सस्ता भी हो, कन्वीनियंट भी हो। अब ऐसा तो नहीं ना कि सबसे बेस्ट है तो उसी की सारा सारा कुछ बना दो घर पे, चांदी की तारें तो नहीं लगा सकते। तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कॉपर, कि कॉपर क्या है, कॉपर हमारे पास चीप भी है, सस्ता है, और उसका सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर, ठीक है। आप सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वो फर्स्ट है तो उसी के सारा कुछ यूज कर लो, ठीक है, दूसरा भी हमारे पास बेस्ट है, उसका जो रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जो हमारे पास जो घर पे सारी वायरिंग होती है वो मोस्टली किसकी होती है, कॉपर की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, रो जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कि जो मटेरियल आपने लिया, ये जो कंडक्टर है ये किस मटेरियल का है,
आपने एक कंडक्टर ले लिया, अगर आप इसकी लेंथ इंक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका एरिया क्या करोगे, डिक्रीज करोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट अब अपने के पास है क्या, थर्ड जो फैक्टर है कि रेजिस्टेंस के लिए, वो कौन है, रो अपने पास किस पे डिपेंड करता है, रो है नेचर ऑफ मटेरियल। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोज करो आपको मैंने एक मटेरियल दिया, आपने क्या सोचा कि मैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम करूंगा, कि मैं इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दूंगा। आपने क्या करा, उसकी आपको पता है लेंथ डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, आपने इसकी लेंथ को बहुत कम कर दिया। आपको पता है कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। आपने उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, आपने उसमें करंट फ्लो करने की ट्राई करी और उसमें करंट फ्लो नहीं करा। क्यों, क्योंकि जो मटेरियल मैंने आपको दिया था वो क्या था, वुड या प्लास्टिक। अब वुड है, वुड में आप जितना मर्जी चेंज करते रहो, उसका जो ये वाला फैक्टर है ये बहुत ज्यादा है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप लेंथ और एरिया को जितना मर्जी चेंज कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये है कि आपके हाथ में क्या फैक्टर था, आप उसकी लेंथ चेंज कर सकते थे, एरिया चेंज कर सकते थे, बट उसकी जो नेचर ही नहीं थी उसकी फ्लो करने की, तो जब उसकी नियत ही नहीं है तो उसकी लेंथ और एरिया को जितना मर्जी चेंज करते रहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो वुड होता है या प्लास्टिक होता है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से बहुत ज्यादा रोकते हैं, बहुत रेसिस्ट करते हैं। जबकि हमारे पास जो कॉपर है, सिल्वर है या आयरन है, ये सारे जो मेटल्स हैं, ये हमें क्या बहुत बढ़िया से चार्ज को फ्लो करवाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है ये क्या होता है। अब यहां से हमें ये पता लग गया आर जो है वो एल के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास एक जो न्यू टर्म आई है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो देखिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। इस रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इससे डिनोट करते हैं रो से, एंड के से भी डिनोट किया जा सकता है, कि डिवाइड नहीं है, ऑप्शन है कि आप के से भी कई जगह इस पे को डिनोट करते हैं, रो या के। अब इसको वैसे तो हमने समझ लिया कि ये है क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, एक नंबर है जो ये बताता है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, ठीक है। बट स्टिल हम इसके बारे में और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने की ट्राई करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। अब किसी की भी डेफिनेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, उसमें जो वैल्यूज है उसको 1 1 पुट कर दो, कि अगर मैं इसकी लेंथ को 1 कर दूं, लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास कंडीशन है इफ length of the conductor is 1 meter having 1 meter square cross section area, then rho is equal to r। तो अब यहां से हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, सुनिए कि देखो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ही क्या बोले कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। the resistance of the conductor of 1 meter length having 1 meter square cross section area, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास यूनिट। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो यूनिट ऑफ रो, रेजिस्टेंस की यूनिट। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी देखते हैं। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें आर की यूनिट लिखनी पड़ेगी। यूनिट ऑफ आर वो क्या होती है, ओम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ओम इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सो वी कैन कैंसल 1 मीटर फ्रॉम 1 मीटर, तो ये क्या है, ओम पर मीटर। और ओम पर मीटर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ठीक है, या इसको क्या लिखा जा सकता है, ओम मीटर इनवर्स। ये हमारे पास किसकी यूनिट हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मैं इसका लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। आप 5 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज करो और सोचो
कि अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज कर रहा हूं तो क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर एरिया ऑफ द कंडक्टर को चेंज कर रहा हूं तो क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर मैं लेंथ या एरिया को चेंज करूं तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। पॉज द स्क्रीन एंड थिंक अबाउट इट फॉर 5 सेकेंड। कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो ये इसके प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना, तो लेंथ इंक्रीज करूं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर एरिया इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, देखो आर क्या है, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो फैक्टर इन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता होता तो फिर यहाँ पे ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता, ओके। तो हमारे पास इसको बाद में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के लगाया है रो को, इसका मतलब रो फिक्स है, रो क्या है, कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये क्या, एक फिक्स मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ओके। तो इसकी ये क्या चेंज नहीं होता। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा या एरिया को इंक्रीज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आर में चेंज आ जाएगा और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है फिर से वही आ जाएगी उस सेम कंडक्टर के लिए। तो देखते हैं, अब हम लगे हाथ हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, उसी के ऊपर नोमेरिकल्स। तो देखो हमारा फर्स्ट नोमेरिकल जो है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। सबसे पहले आपको बताया हुआ है, क्या आप डेटा पिक करो कि आपको क्या बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, कि आपको आर की वैल्यू दी हुई है 4.5 ओम और पूछ क्या रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ, तो आपको एल निकालना है, ठीक है। 4.5 इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर, उसकी सिमिलर एक वायर है, सिमिलर वायर का मीनिंग क्या है कि उसकी उसी मटेरियल की बनी हुई है, कि ठीक है सिमिलर वायर, कि यहाँ पे क्या बोला है इसने नाइक्रोम, तो इसका मतलब दूसरी जो वायर है वो भी नाइक्रोम की है। इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एल अपने को निकालना और यहाँ में लेंथ दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हम इसको L2 बोल देंगे 60 सेंटीमीटर, और इस वाले डेटा को हम 1 पुट कर देंगे L1। एंड रेजिस्टेंस 2.5 ओम, इसका रेजिस्टेंस गिवन है कि R2 जो है वो कितना हो, R2 कितना गिवन है 2.5 ओम। अब वो पूछना ये चाहता है कि अगर 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 2.5 ओम है तो 4.5 ओम रेजिस्टेंस बनाने के लिए कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी। और जो वायर है मटेरियल है वो सेम है, कि अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे ये वायर है, इसकी कितनी लेंथ मैं लूं कि मेरे को इतना रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। अगर 60 सेंटीमीटर पे 2.5 मिल रहा है तो कितनी लेंथ लूंगी उसका रेजिस्टेंस इतना मिले, तो इसको हम बोल सकते हैं R1। तो अब हमें पता है कि जो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे हमें रो और ए नहीं पता, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे रो, और सेम मटेरियल है तो इसमें भी क्या आ जाएगा रो 1 और जो रो 2 है वो क्या होगा इक्वल लिख सकते हैं, कि ड्यू टू सेम मटेरियल रो 1 इज इक्वल टू रो 2, और एक फैक्टर हमारा और रह गया ए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं A1 और यहाँ क्या लिख सकते हैं A2। अब उसने क्या बोला वायर तो सेम है, बस उसकी लेंथ कितनी लेंथ से कितना रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि वही सेम वायर है कि वो बोले कितनी लेंथ में लूं। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बना, R1 इज इक्वल टू आएगा रो 1 L1 अपॉन में A1, और R2 का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा रो 2 L2 अपॉन में A2। तो अब हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें कि R1 मेरे को L1 फाइंड करना है, तो 4.5 ओम, रो 1 मुझे नहीं पता, A1 मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है नहीं पता, तो L1 मुझे फाइंड करना है। अब इधर देखो R2 कितने 2.5, रो 2 नहीं पता, A2 नहीं पता, L2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे ये ध्यान है कि मुझे निकालना क्या L2 निकालना है, और यहाँ पे हम हाँ L1 निकालना है, L2 गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है L1, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो रो 1 और ये जो रो 1 से रो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है इक्वल, A1 से A2 क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों क्या है इक्वल, और मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी L1 की। तो आप डिवाइड कर दो R1 अपॉन R2, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको A बोल देता हूं और इसको B, ऑन डिवाइडिंग
ए बाई बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 अपॉन 2.5 रो वन L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाई रो टू 60 अपॉन A2। अब ये क्या पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो A2 ऊपर चला गया और रो टू और ये क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो रो टू यहां आ गया 60 यहां आ गया। ओके, इसको आप यहां से रब कर सकते हो। तो A1 से A2 कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है, रो वन से रो टू कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या L1, तो क्या 60 को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 अपॉन 2.5 इंटू 60। तो इसके पॉइंट से क्या इसका पॉइंट मतलब इसकी वजह से नीचे 10 इसकी वजह से ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया 45 अपॉन 25 इंटू 60। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 और यहाँ पे 9, अगर 5 पे कट करूं तो 5 ये कितना हो गया 12, तो 12 9 जो हमारे पास आ गया 108 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो हमें अगर इतनी लेंथ से 60 सेंटीमीटर से 2.5 ओम का रेजिस्टेंस बनता है, तो 108 सेंटीमीटर से कितने का रेजिस्टेंस बनेगा 4.5 ओम का। तो हमें इसमें ये लेंथ निकालनी थी कि इसके लिए कितनी लेंथ उसी रेजिस्टेंस वायर की रिक्वायर्ड होगी, तो 108 सेंटीमीटर के कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो 4.5 ओम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम। अब देखो सबसे फर्स्ट थिंग आप डेटा पिक करो, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4.25 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अनदर वायर का मतलब आपको डेटा सेकंड कंडीशन दे रहे हैं कि कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस अनदर वायर का। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से बना हुआ है, स्पेशली बोल रहे हैं, मतलब रो वन और रो टू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं रो वन इज इक्वल टू रो टू। उसके बाद सेम मटेरियल सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। उसने बोला कि अगर इसकी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो उससे सेकंड रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो अगर इसकी लेंथ को मैं L1 एज्यूम करूं तो इसकी जो L2 है वो L1 से 4 टाइम्स है, तो वो कितना हो जाएगा 4L1। ओके, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। तो और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मैं बोलूं तो A2 जो मेरे पास होगा वो क्या होगा A1 से 3 टाइम्स कम होगा, तो मैं यहां क्या राइट कर सकता हूं A1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और इस टाइप के जब भी आपको दो कंडीशंस वाले क्वेश्चन दिए हो तो आप हमेशा दोनों साइड से रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड कर दो, जो भी आपको आंसर निकालना होगा वहां पे मिल जाएगा। अब अपने को निकालना है क्या R2, तो अब देखो ऑन डिवाइडिंग R1 डिवाइड बाय R2, यहां पे R1 के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा R1 इज इक्वल टू रो वन L1 अपॉन A1, और इसके लिए जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो R2 के लिए रो टू L2 अपॉन A2। अब मेरे को पता है रो वन और रो टू तो इक्वल है, सेम मटेरियल के, तो अब यहां पे अपने क्या कर सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रो वन L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय रो टू L2 अपॉन A2। तो अगर इसको सही से लिखें तो R1 अपॉन R2, रो वन अपॉन रो टू कैंसिल हो जाएगा सेम है, तो बचेगा क्या L1 अपॉन A1, और A2 कहां चला जाएगा ऊपर, और A1 यहां ये रहा, L2 कहां जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो अब यहां से देखते हैं हम कि हमें कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4.25, R1 हमें गिवन है 4.25 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब देखो L1 ये L1 है और L2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 4L1, तो L1 L2 की वैल्यू रख सकता हूं 4L1। अब A1 इधर एज्यूम करा था और जो A2 था वो A1 अपॉन 3 था, ये कितने A1 और A2 की वैल्यू है A1 अपॉन 3, तो इसके मल्टीप्लाई में 3 आएंगे, तो हमारे पास A1 से ये A1 कैंसिल, L1 से ये L1 कैंसिल, तो 4.25 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12।
तो अब R2 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो R2 इधर और 12 इधर मल्टीप्लाई, तो R2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4.25 इंटू 12। अब इसको आप सोल्व करोगे 4.25 इंटू 12 को, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 51 ओम इज योर आंसर। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं किसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, कौन सा, रो के फॉर्मूले पे, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एल अपॉन ए। इसमें हमें जो ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो हमेशा इसी टाइप के मिलेंगे कि एरिया को इतने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इतने टाइम्स डिक्रीज कर दिया, लेंथ को इतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करे। तो आप इसमें क्लियरली आप देखो कि वो उसके प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे भी आप आंसर दे सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, इसमें हमेशा दो कंडीशंस के अंदर वो क्वेश्चंस देते हैं कि अगर वायर पहले ऐसी थी, उसका रेजिस्टेंस ऐसा था, तो उसकी लेंथ में और एरिया में ये चेंज करने पर उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो आप हमेशा दो कंडीशंस बना लो कि ये कि R1 L1 रो1 A1, और अगर मटेरियल सेम ही बोला है तो रो1 और रो2 क्या हो जाएगा, इक्वल, और उसको आप डिवाइड कर दो, जिस भी चीज की आपको वैल्यू चाहिए होगी वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो अपने रेजिस्टिविटी के बेसिस पे जो मटेरियल्स को 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखो फर्स्ट टाइप अपने पास क्या होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़िया तरीके से पास करवाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो। अब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो रही है, मतलब उसका अपोजिशन वाला जो फैक्टर है, जो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करने का फैक्टर है, वो क्या बहुत कम है, तो उसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो उस टाइप के जो अपने पास मटेरियल उनको बोलेंगे कंडक्टर्स। वो क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, उसमें जो रेजिस्टिविटी होगी, उनका जो फैक्टर जो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करे वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी रेंज है वो हमारे पास है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻2 ओम मीटर। तो ये जो वैल्यूज है काफी बड़ी है क्या, नहीं, बहुत छोटी है, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻2। तो ये जो वैल्यूज है काफी छोटी है, 0.000 ऐसे जाके लास्ट में आएगा 1 आएगा। तो अब ये जो वैल्यूज काफी छोटी है। तो अब हमारे पास जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं। एक क्या है, हमारे पास प्योर मेटल्स हो, जो मेटल्स होती है दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, वो क्या हमारे पास बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो करती है। तो जैसे अपने घर में जो वायरिंग वगैरह होती है हम कॉपर की करवाते हैं, तो जो कॉपर वायरिंग होती है वो क्या प्योर मेटल है। तो प्योर मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। और दूसरा हमारे पास जो टाइप हो सकता है जिसमें हम मेटल की मिक्सिंग करते हैं, मतलब 2 और मोर देन मेटल्स को अगर हम मिक्स करके कोई मटेरियल बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। तो देयर आर 2 टाइप्स, ए इज मेटल्स एंड बी इज एलॉयज, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है, मेटल्स के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने पहले इफेक्ट पढ़ा था, तो देखो रेजिस्टिविटी को कौन सा जो अपने पास है फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो हमारे पास है कि अगर हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट हियर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब इसी बेसिस पे हम कुछ मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर्स जिनको हम स्पेशली यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक यूजेस के लिए। तो देखो जैसे फर्स्ट हमारे पास है टंगस्टन। अब टंगस्टन की खास बात क्या है कि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत हायर है, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है 3380, ठीक है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हमारी तरह नहीं है कहीं पे भी मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा क्या है, ये इसकी इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे अपने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, इसमें से लाइट एमिट होती है। तो 240 केल्विन पे जाके ये क्या लाइट एमिट करनी स्टार्ट कर देता है, और इसीलिए इसका हम जो बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाने के अंदर यूज करते हैं। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमारे पास किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो उसकी फर्स्ट थिंग, क्योंकि वहां पे हम क्या चाहते हैं कि वो लाइट एमिट करे, और दूसरा ऐसा भी ना हो कि हम वो हीट होके क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो जो इसका इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्ट नहीं होता जल्दी से, कि मेल्ट होके ब्रेक नहीं होता, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या बहुत हाई है। इसलिए टंगस्टन जो है वो एक बहुत सुटेबल मटेरियल है किसके लिए, बल्ब्स के लिए। और दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है, रेजिस्टिविटी लो है तो इससे क्या होगा, तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पे उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी, रेजिस्टेंस जो हो वो थोड़ा ज्यादा हो। अब देखो हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल
अपॉन ए। बट हम यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं। अब आप बोलोगे सर हम हाई रेजिस्टेंस क्यों चाहेंगे, क्योंकि इन फर्दर वीडियोस आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट प्रोड्यूस होती है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और हम चाहते हैं कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो तभी तो वो लाइट एमिट करेगा, तो हम उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखना चाहते हैं। अब ये जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी तो कम है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, इसलिए इसकी लेंथ हम फिक्स रख सकते हैं जो बल्ब के अंदर अंदर आ जाए। तो इसके एरिया को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हम बहुत थिन वायर लेते हैं, जो फिलामेंट में आपने वायर देखो कि बहुत पतली वायर होती है बल्ब के अंदर, तो हम एरिया को उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत थिन वायर लेंगे, तो जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस उसका थोड़ा ज्यादा हो ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर पाए, और हीट प्रोड्यूस करे तो उसके इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी के कारण वो लाइट एमिट कर सके। ओके, और दूसरा आपको ये बताया ही था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हाई है, तो ये ब्रेक भी नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कि बल्ब में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अपने पास जो होता है हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड की फॉर्मेशंस कर लेते हैं एयर के साथ रिएक्ट करके, कि जो हमारे पास फिलामेंट होगा वो क्या है, जैसे इसका टेम्परेचर हाई होगा तो एटमॉस्फेयर की एयर से वो क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो वहां पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे कि जो उसकी लाइफ है या उसकी जो वर्किंग है वो कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है बल्ब की। तो वो अपने को लॉन्ग टाइम यूज करते रहे, उसको सेव करने के लिए हम उसके अंदर और ये नियोन या नाइट्रोजन गैस क्या कर देते हैं उसके अंदर फिल करते हैं, कि उसमें कौन सी गैसेस यूज करी जाती है, N2 और Ne। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए इस टॉपिक के अंदर से, कि जो पूछा जा सकता है टंगस्टन। टंगस्टन पे यही क्वेश्चन बोला जा सकता है कि एक तो उसके अंदर गैसेस कौन सी फिल करी जाती है, दूसरा हमारे पास उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसको कहां यूज किया जा सकता है, कि बल्ब के अंदर टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे पास हमें मेंशन करना होगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है एंड उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो है, जिससे हम उसकी थिन वायर्स बना के हम किसमें फिलामेंट में यूज कर सकते हैं उसके इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलॉयज। अब एलॉयज क्यों बनाई जाती है, कि एलॉयज जो हमारे पास है इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो मेटल्स हैं उससे क्या होगी, हाई होगी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन है, तो निकल की जो अकेले की रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कम है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। बट जब इसको काफी सारी मेटल्स को मिक्स कर दिया, जो एलॉय बनाई है, उस एलॉय की जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हमारे पास निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी, इन इंडिविजुअल मेटल से इसकी रेजिस्टिविटी हायर होती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका हाई होता है। ओके, तो इनमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा, टेम्परेचर को बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। तो हमारे पास एलॉयज के केस में क्या होता है कि फैक्टर तो यही रहता है कि इंक्रीज होता है, बट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो वो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, स्लोली इंक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या रेजिस्टेंस में कम चेंज आता है, या आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही होता है, कि वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। ओके, अगर करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, जिसके टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, अगर बोला जाए कि क्या होता है तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब उल्टा आंसर मत देना कि डिक्रीज नहीं होता, होता तो इंक्रीज है बट उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होता। तो अब हम सबसे फर्स्ट जो इनको हमारे पास एलॉयज को यूज करते हैं हम मटेरियल्स के अंदर, वो कौन सा है, नाइक्रोम। नाइक्रोम हमारे पास होता है क्या, निकल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2%, Fe 26%। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप जनरल नॉलेज के लिए आप लर्न कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि नाइक्रोम का की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी हायर रेजिस्टिविटी, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इसका हाई होता है। अब इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो ये हमारे पास क्या है, जो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसमें क्या ये क्या था, एयर के साथ रिएक्ट कर जाता था। अब इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, और अगर इसको हम मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल रेड हॉट ट्यूब बोला जाता है, जैसे रेड हॉट हो जाता है, तो रेड हॉट का मतलब क्या, जैसे हम देखते हैं कि उसके अंदर हीटर वगैरह के अंदर जो वायर्स वगैरह उसके अंदर लगी होती है वो क्या बिल्कुल लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, बट ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है।
और उस टाइम पे भी ये क्या है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है, हीटिंग इफेक्ट की जो डिवाइसेस है उसमें यूज करते हैं। तो इसका जो यूज है हमारे पास वो हम कहां कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हीटिंग इफेक्ट पे वर्क कर रही हैं, जिसमें हमें हीट से फायदा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हीटर है तो ऑब्वियसली हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, हीट गेन करने के लिए, ठीक है। और दूसरा अगर इलेक्ट्रिक गीजर है तो गीजर की जो हीट है वो हम वाटर को गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, तो वहां पे हम चाहते हैं कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई हो और हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, हाई हो, जिससे वो मेल्ट भी नहीं होनी चाहिए कि गर्म तो होए बट ऐसा नहीं है गर्म होके वो मेल्ट होके हाथ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी बोला जाता है। कॉन्स्टेंटन होता क्या है, कॉपर 60% एंड निकल 40%। कि हमारे पास कॉन्स्टेंटन क्या है, कॉपर 60% और निकल 40%। इसमें हमारे पास जो खास बात है कि इनकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती है बट ये क्या है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब बहुत कम डिपेंड करता है, आप कह सकते हो डिपेंड नहीं करता। किसमें, कॉन्स्टेंटन में। और सिमिलर मैग्नीन में भी, कॉपर 84%, मैग्नीज 12% एंड निकल 4%, ठीक है। इनकी कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए मैग्नीन है, ये कॉन्स्टेंटन है, और ये दोनों का जो यूज है वो लगभग सेम है, ठीक है। ये हमारे क्या लैब के अंदर हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, जो स्टैंडर्ड हम रेजिस्टेंस वहां पे यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर हम, या रियोस्टेट के अंदर, या मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर होती है, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर्स होती हैं, वो हम कौन सी वायर यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की, क्योंकि हमें किसी भी टेम्परेचर में वहां पे प्रैक्टिकल करना पड़ सकता है। तो हम नहीं चाहते कि उसके रेजिस्टेंस क्या होते रहे, चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू वेदर। तो वहां पे टेम्परेचर के कारण उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, किसका, वायर का। इसलिए हम वहां पे जो वायर यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टिन लेड एलॉय। टिन लेड एलॉय क्या है, इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो आप बोलोगे सर फिर इसको यूज कैसे करेंगे, तो हर चीज का स्पेसिफिक यूज है। हम चाहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो और ये जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा करंट आए तो ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हम इसको फ्यूज के अंदर यूज करते हैं। कहां पे यूज करा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर। इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या, हम इसको सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आता है तो इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये ब्रेक हो जाता है, जिससे ये हमारे जो घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनको उनके डैमेज को बचा लेता है। कि अगर वही इलेक्ट्रिक हायर इलेक्ट्रिक करंट अगर वहां पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में चला जाता, टीवी फ्रिज या एसी वगैरह के अंदर, तो वो क्या उनको खराब करता। तो ये क्या फ्यूज तो फिर भी क्या हम वायर चेंज करके दोबारा लगा लेंगे, बट इतना महंगा टीवी और वो सारा कुछ तो खराब होने से बच गया ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज को लगाते हैं। जैसे ही करंट हाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि वहां पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और बाकी वो क्या इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। तो इसको टिन लेड एलॉय को कहां यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर। तो ये थे हमारे इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस, बट अभी पूरा नहीं हुआ। अभी हमने एक ही टाइप पढ़ा है, कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स। और सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, कि मतलब इनसे ये क्या बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है। कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करेगा। बट सेमीकंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वहां पे हमें क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमारे पास क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ऑलरेडी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर हम इसको एनर्जी देते तो ये भागते और हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। बट जैसे ही हमने इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया था, तो ये आप ये मान सकते हो 10th लेवल तक समझने के लिए, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, वो आपस में कोलिजन करने स्टार्ट करते हैं, उनका बार बार एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वहां पे ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। तो उसको वहां जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते। वहां जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो के बाहर आ जाएंगे बॉन्ड्स में से। वो बॉन्ड के अंदर क्या हमारे पास बाउंड होते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, 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 कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, गैलियम की। तो इनकी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स है। इनमें जो अब देखो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं। वो बीजी हैं, वो वेले नहीं है घूमने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें फ्री थे, वेले बैठे थे, इनमें फ्री नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करे थे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, बट यहां पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, जो फ्लो ही नहीं कर सकता था, और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। आप ये कह सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें सेमीकंडक्टर में। हालांकि अपने पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो कंडक्टर्स में से है, इसके स्पेसिफिक यूजेस में से, या मेटल या एलॉयज में से, कि नाइक्रोम का या टंगस्टन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर टिन लेड एलॉय, कि ये पूछा जा सकता है कि फ्यूज जो है वो टिन लेड एलॉय का क्यों बनाया जाता है। और ये आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। ओके, तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो हम किसको इफेक्ट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को भी इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास था सारा कुछ किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। एक चीज और रह गई, क्या चीज, हमारे पास इंसुलेटर्स। इसको पढ़ाना या ना पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल सुन लो। अब इंसुलेटर्स क्या हैं, आप ये कह सकते हो ढीठ है, मतलब बिल्कुल बेकार है, इनको कोई फायदा नहीं है। इसमें आप टेम्परेचर को बढ़ा लो, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाते, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, इनमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। अगर आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ा भी दोगे तो कहने को तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे इनकी जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स विच आर बैड कंडक्टर्स। हम बोल सकते हैं कि जो कि बैड कंडक्टर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। ये हमारे पास होते हैं मॉडरेट, जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी दोनों मॉडरेट होती है। ओके, और इसका जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है वो हमारे पास होता है 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो इनकी होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻+6 ओम मीटर। तो ये था हमारा किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास जितने भी मटेरियल्स पॉसिबल हो सकते थे वो सारा डिटेल में आपको बता दिया। इनमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हमारे पास किसमें से, स्पेशली कंडक्टर्स में से। आपको किसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, कंडक्टर्स के बारे में इन 10th क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।